जय हिंद। तो दोस्तों, अभी हम चैप्टर एक पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप नई नई चीज़ें देखने वाले हो। क्या मिलने वाला है इसमें लॉ ऑफ मोशन में? ना, एरिस्टोटले का और न्यूटन का जो ट्रूथ है वो आपको देखने को मिल जाएगा मोशन के हिसाब से। अब जो मोशन है वो किस तरीके से है ना? डस मोशन रिक्वायर फोर्स? क्या मोशन को फोर्स रिक्वायर होता है? अब देखो, कॉमन एक्सपीरियंस है, अगर आप बॉल को किक करते हो, है ना, तो इनिशियल जब किक करा शुरुआत में, तो इस पे क्या होने लग गया, एक पीछे से इधर की साइड फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही इधर जो रोइंग अ बोट है, बोट चलाने में अप्लाइड फोर्स, है ना, देखो, रोइंग का एक्शन किधर है और फोर्स किधर अप्लाइड करा, मतलब आगे से पीछे की तरफ, मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं कुछ जगह। तो कॉमन एक्सपीरियंस सजेस्ट एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑलवेज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन एक्शन, एक्शन में रखने के लिए। अब यही चीज़ अरिस्टोटल ने की वर्डिक्ट थी 384 टू 322 BC, मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले ना। लेफ्ट टू देम ऑल बॉडी कम एंड रेस्ट, कुछ टाइम तक मूवमेंट में रहेगी, इसके बाद कोई सी बॉडी काय में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। अब एरिस्टोटले का कुछ पहले था द हिडन फोर्स। तो हिडन फोर्स कैसे? जैसे एक कार है, कार को ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, और इस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण। अब एक फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा। तो रियलिटी चेक, द कार स्टॉप नॉट बिकॉज इट वांट टू बट बिकॉज फ्रिक्शन स्टॉप इट, है ना। कार तो रुकेगी नहीं, लेकिन जब इसका फ्रिक्शन बंद हो जाएगा तब ये रुक जाएगी। विदाउट फ्रिक्शन नो फोर्स वुड बी नीडेड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन। बिना फ्रिक्शन के हम यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यू मूवमेंट नहीं करवा सकते, मतलब उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता रहेगी, फोर्स की आवश्यकता रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद गैलीलियोस डबल इंक्लाइन प्लेन। अब क्या है, जैसे आपने बॉल को डाउन करा है, एक्सिलरेशन क्या हो रहा है, ऊपर से आते हुए डाउन, और फिर अप, इसके कारण हो रहा है रिटार्डेशन। नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन है, ऊपर जाते टाइम जो रिवर्स एक्सेलरेशन है वो है। यहाँ पे 45 डिग्री पे आ रहा था और इधर भी 45 पे जा रहा है। ठीक है। अब जैसे ये बॉल आई है, ये टच होती हुई क्या एक ऊपर की साइड में क्या करेगी, गति करेगी, और काफ़ी हाइट तक ये जा सकती है। एंगल लगभग क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। दूसरा, जब हॉरिजॉन्टल और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, यहाँ पे एकदम से तेज जाएगी, फिर जाके स्लो होगी, यहाँ पे एक हाइट तक जाएगी और वापस से आ जाएगी, ना, इसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। जब रेस्ट में था तब, और एक यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यू चलना एक ही गति से, वो दोनों सेम रहने वाले हैं। न्यूटन भैया के फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इफ नेट फोर्स एफ इक्वल्स टू जीरो देन एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू जीरो। जब आप कोई सी चीज़ को स्थिर रख रखा है, जैसे ये पेन है, इसको मैं स्थिर ही पकड़ रखूंगा, अब ये क्या मूव करेगा, है ना, लेकिन मैंने ये छोड़ा, तो अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ही हो रहा है। एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप किसी उस पे बाहरी फोर्स नहीं लगाओगे, बाहरी फोर्स नहीं दोगे, तब तक वो कैसे रहने वाली है, रेस्ट में ही रहने वाली। तो कोई बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पे बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई नहीं किया जाता है। इनर्शिया, ये होगा इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया इज द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ये वेग जब तक यहाँ रखा रहेगा, जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगी। जैसे ही बाहरी फोर्स आए, ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा।
अगला है इनर्शिया इन एक्शन। एक्शन में इनर्शिया क्या होगी? जैसे द बस स्टॉप। देखो, सडन बस स्टार्ट होती है तो आपको फोर्स एक किधर की तरफ खींचता है, पीछे की साइड आपको खींचता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज इंटर। जो रेस्ट में बॉडी थी उस पर एक इनर्शिया बाहर से कोई सपोर्ट होने लगा स्टार्ट। द सडन स्टॉप, जैसी बस रुकती है तो आप किधर की साइड जाते हो? आगे की साइड। एक फोर्स आपको आगे की साइड फील होता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इन इंटर, ये रेस्टिक कारण था, आप रेस्ट में बैठे थे इसलिए आप पीछे गए। ये कब कारण है? जब आप कैसे हो? मोशन में हो, तब आपको आगे की तरफ फोर्स लगेगा। तो वी आर फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द व्हीकल ऑफ आवर मास रेसिस्ट द चेंज इन वेलोसिटी। है ना, अलग अलग है, अलग अलग व्हीकल की अलग अलग कुछ थ्योरेटिकल कंडीशन हो सकती है। तो मोमेंटम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मोमेंटम को आप पी से बताओगे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन कितनी क्वांटिटी से हो रहा है? तो पी इक्वल टू एम इंटू बी। एम मास को बताएंगे, वी वेलोसिटी को बताएंगे। है ना, तो लो मास हाई वेलोसिटी। जिसकी मास, जैसे बंदूक की गोली है, वो जितनी रफ्तार से जाती है, आपने देखा होगा एक गाड़ी नहीं जा सकती। है ना, लो मास हाई वेलोसिटी। ठीक है, लो मास हाई वेलोसिटी, तो मोमेंटम कैसा होगा? हाई होगा। अब बड़ी गाड़ी लेके आ गए आप, ये क्या है? कंटेनर है, हाई मास, तो इसकी वेलोसिटी लो रहेगी, तो मोमेंटम कैसा रहेगा? हाई रहने वाला। ठीक है, लेकिन मोमेंटम इसका कैसे रहना चाहिए? लो रहना चाहिए ना, क्योंकि मास है तो इसका मोमेंटम कुछ ज़्यादा होगा। जैसे बड़ी चीज़ पानी में आसानी से नहीं डूबती, छोटी डूब जाती, क्यों? क्योंकि उसका मास कम होता है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कैसे डिफाइन करते हैं मास और वेलोसिटी से। न्यूटन भैया का सेकंड जो लॉ है, द इंजन ऑफ मोशन। है ना, मोशन का इंजन बोलते हैं इसको। क्या बोला है इन्होंने? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो मोमेंटम में जिस स्पीड से चेंज करो उसको बोलते हैं फोर्स। मोमेंटम मतलब आप जहाँ पे थे, आप कुछ गति करना स्टार्ट कर दी, डीपी अपॉन डी टी। है ना, डीपी को हम क्या बोल रहे हैं? एम वी। वी अपॉन डी वी अपॉन डी टी अगर लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? ठीक है, तो ये डी अपॉन डी टी, और पी की जगह आप रखोगे एम बी, तो मास कांस्टेंट रहता है तो इसको आगे लिख सकते हैं एम बाहर डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी को लिखते हैं ए। ठीक है, तो ये बन गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये 3D डायग्राम है। द नेट फोर्स ए कोस एक्सेलरेशन ए इन द सेम डायरेक्शन। अब इस पे मान लो जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से, एक इधर। तो एक्सेलरेट किधर होगा? जिधर खाली होगा, जिधर फोर्स नहीं लगा होगा। है ना, फोर्स क्रिएट करें आगे की साइड, इस पे फोर्स लगने वाला है ना। फोर्स के नेट फोर्स जहाँ पे होगा, जहाँ पे लगेगा वहीं पे वो मूव करेगा। है ना, नेट फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपने अगर देखा भी होगा, कोई भारी भरकम चीज अगर गिरती है या उसको आप संभालते हो तो एक ही डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि उसका नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इस साइड जाता है। इम्पल्स किसे बोलते हैं? फोर्स ओवर टाइम। ठीक है, इम्पल्स बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। कोई काम कितने टाइम में हो सकता है, या आप बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज। ठीक है, ये फोर्स है, ये टाइम लगा। है ना, फोर्स आपने बढ़ाया तो टाइम क्या होने वाला है? कम। है ना, शॉर्ट टाइम हाई इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। कम टाइम में आप ज़्यादा फोर्स, और लॉन्ग टाइम लो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। लंबा टाइम ले रहा हो तो मतलब आप फोर्स कम लगा रहे हो। ठीक है, और शॉर्ट टाइम ले रहे हो आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो, कोई सी चीज़ को दिखाने के लिए जब यूज़ करते हैं तब। जब कोई सी बॉल वगैरह हटाना या दीवार हटाने के लिए जब यूज़ करते हैं, देखो कम टाइम लोगे, इम्पैक्ट ज़्यादा
फोर्स, जैसे मशीन वगैरह अगर धक्का देती है और आप धक्का देते हो, दोनों में अंतर होता है। अब कुछ कॉमन पॉइंट है, जैसे क्रिकेटर्स का कैच है। अब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, जैसे ही बॉल पास आती है तो वो क्या करता है, ड्रॉइंग हैंड्स बैक इंक्रीज टाइम, टाइम को बढ़ाने के लिए, जैसे बोला ना, फोर्स लॉन्ग टाइम लोगे तो लो इम्पैक्ट लगेगा, फोर्स कम लगेगा। तो टाइम बढ़ा दोगे तो हाथ में क्या होगा, कम ड्यूरेशन लगेगा, ठीक है। इंक्रीज टाइम लीड्स टू डिक्रीज फोर्स, टाइम बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा। दिस प्रिवेंट्स इंजरी, है ना, ये किसका कारण बन जाती है, ये रोक देगी आपकी इंजरी को। By extending the duration of the impact, the rate of change of momentum is reduced, lowering the overall force felt by hand based on the impulse momentum theorem, P in F into T, और ये हो जाएगा डेल T ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स इंटू टाइम। तो आप टाइम बढ़ा दोगे फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ाओगे टाइम कम हो जाएगा, तो हाथ की इंजरी से बचें। न्यूटन विजय का थर्ड लॉ इंटरेक्शन क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन में उतना ही फोर्स अपोजिट भी लगता है। जैसे ये कोई एक व्यक्ति है ए, इधर कोई एक व्यक्ति है और इधर कोई दूसरा व्यक्ति, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहने वाली, ठीक है। इसका एक्शन, इसका रिएक्शन, आपने इस, आप ये हो और ये कोई सा सामान है, तो आप इस पे धक्का दोगे तो ये इधर जाएगा, लेकिन वो भी, बॉडी भी आपको इधर की साइड क्या करेगी, पुश करेगी, तो इसलिए ये फोर्स नेगेटिव आ गया, मतलब अगेंस्ट काम कर रहे हो। जैसे आप जमीन पे चलते हो तो जमीन पे आप पीछे फोर्स लगाते हो और वो जमीन जो होती है वो आपको आगे की तरफ धकेलती है ना। तो ये हमारा जो चलने वाला मोशन है वो भी इसमें ही आ जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ में, एक्शन अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो बस ये नेगेटिव से आप ये शो कर दोगे, द एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी पे होती है, दे नेवर कैंसल ईच अदर आउट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट से आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब मिथ फैक्ट क्या है, द बुक्स ऑन द टेबल, ना एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, अब ये इसका क्या है, बैट, ये नॉर्मल स्टेट में है, इसका बैट यहाँ पे है, तो बैट एंड आर एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉर्मल और जो उसका बैट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इफेक्ट क्या है, फोर्स ऑन अर्थ ऑन बुक वी, डब्ल्यू, अब जो अर्थ है वो बुक पे कितना डब्ल्यू फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन बुक ऑन अर्थ, अब अर्थ भी ये बुक पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। फोर्स ऑन द टेबल ऑन बुक, जिस फोर्स से टेबल पे बुक लगा रही है वही फोर्स क्या है, टेबल भी बुक पे लगा रही होगी। टेबल पुशेस बुक एंड बुक पुशेस टेबल, टेबल बुक को पुश कर रही है, बुक टेबल को पुश कर रही है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, या तो आप सीढ़ी पे चढ़े हो या किसी हल्के फुल्के स्टूल वगैरह पर अगर आप चढ़े हो तो आप एक बार बैलेंस बना लेते हो, जितना आप फोर्स रखोगे मतलब दोनों साइड बैलेंस बना लोगे तो आप इजीली वहाँ पे स्टैंड कर जाओगे। तो ये उसका एग्जाम्पल रहता है, जितना आप उस पर फोर्स लगाओगे वही फोर्स नहीं आपके ऊपर भी लगाएगी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कैसे होता है ना, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। देखो, फायरिंग करने से पहले द गन एंड बुलेट एट रेस्ट, दोनों एक जगह स्थिर थी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी और टोटल जो मोमेंटम होगा वो भी जीरो होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने गन से क्या करा, अब जो बुलेट है वो बाहर जा रही है, पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, और नेगेटिव रिकॉइल मोमेंटम, पीछे की साइड एक और मोमेंटम चलेगा थोड़ी देर के लिए नेगेटिव, क्योंकि ये इधर इसको धकाएगी तो इस पे इस साइड भी फोर्स लगेगा। पी बुलेट प्लस पी गन, बुलेट और गन का जो मोमेंटम होगा इसके बराबर रहेगा, जीरो के इक्वली रहेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये गन का मोमेंटम, ये बुलेट का, बुलेट आगे गई गन पीछे, तो इज एन आइसोलेट सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जो मोमेंटम रहेगा आगे और पीछे आने का दोनों कांस्टेंट रहने वाले।
फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन क्या होता है आपका, जैसे मान लो ये वाला आपका होगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इट इज हार्डर टू स्टार्ट मोशन देन टू मेंटेन, है ना। आप कहीं से भी कोई सी चीज को अलग अलग तरीके से मूव करवाते हो, हर जगह सेम फोर्स नहीं लगता। जैसे कार में पहिए हटा दो तो आप चला नहीं पाओगे, ठीक है। कार में से पहिए हटा दिए तो आप चल नहीं पाओगे। तो कुछ भारी सामान होता है उसको जो खींच के लाते हैं, है ना, उसमें पहिए लगा के आप खींच नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पहिए बिना काम हो जाती है स्लाइडिंग से, और कुछ हो जाती है आपकी पहिए से। जैसे मान लो नाव वगैरह होती है, नाव जो पानी पे चलती है उसमें भी फ्रिक्शन लगता है, लेकिन वो कोई ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो घूम जाती है ऑटोमेटिक, मतलब फिसलती है, मतलब फिसलती हुई चलती है। बर्फ के ऊपर जो स्लाइडिंग करते हैं वो, तो वो फ्रिक्शन की काम है। ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है ना। एक लिमिट से तक आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन को यूज कर सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। चीटिंग फ्रिक्शन या दब भी, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई सी इक्वल रेशियो में चीज़ें होगी तो उसको आप क्या करोगे, स्लाइड करवा दोगे। और रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा बहुत क्या होगा, ये इजीली हो जाएगा। मतलब आप एक प्लेन सरफेस पे या ऊपर नीचे वाले सरफेस पे कोई सी चीज़ आसानी से ले जा सकते हो। जैसे आप बैग वगैरह कैरी करके लेके जाते हो, है ना, बॉल बेयरिंग मैकेनिज्म। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, है ना। तो एक होगा आपका रोलिंग, एक होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इस एक होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हर जगह क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब सर्कुलर मोशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब मान लो एक कार है, ये सर्कल है, इसके आइट साइड घूम रही है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है अंदर की साइड, और ये मूव कर रही है कुछ भी वेलोसिटी। तो हम क्या कर देंगे, फोर्स इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर। आर क्या है, उसकी रेडियस, ठीक है। एम है मास, बी है वेलोसिटी। तो इवन एट अ कांस्टेंट स्पीड द डायरेक्शन चेंजेस, so acceleration exists. Friction provide this force on flat road, है ना। इस रोड पे क्या करवाएगी, फ्लैट रोड पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करवा देगा, और एक्सेलरेशन बार बार क्या होगा, चेंज होगा। इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपन आर, सर्कुलर मोशन या सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब बैंकिंग ऑफ रोड्स, या रोड के किनारे जाती है तो आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बदल जाती है। Banking tilts the normal force to help turn the car, reducing reliance on friction। कुछ कार मतलब मोड़ जब आता है तो अंदर की साइड झुका हुआ रोड होता है, दूसरी साइड से उठा हुआ, जिससे कार क्या हो सकती है, मोमेंटम ना बिगड़े और आसानी से वहाँ पे मोड़ सकते, है ना। तो नीचे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी काम ही कर रहा होगा, ठीक है। एन नॉर्मल बन रहा है आपका स्टैटिक फोर्स, और अंदर की साइड जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपका लग रहा होगा, अंदर जो लग रहा है वो साइन थीटा है, इधर जो लग रहा है कॉस थीटा, ठीक है। तो ऑप्टिमम जो स्पीड रहेगी वो रहेगी बी इक्वल टू आर जी टेन थीटा, आर रेडियस, जी ग्रेविटेशन, टेन थीटा, और उसका स्क्वायर। एक रोड मैप है मैकेनिक्स का, जैसे सिमेट्रिक, आइसोलेट सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, और अप्लाई लो। सबसे पहले आप उसका एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद उसको एक आइसोलेट सिस्टम करो, मतलब एक फिक्स बॉडी के अंदर, फिर फ्री डायग्राम, और इसके बाद लॉ अप्लाई करो, है ना। क्योंकि यही हमारी हेरोइक स्ट्रेटेजी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बिल्डिंग फ्लोर, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, फ्लोर वगैरह जो भी है आपका, बिकॉज द फ्लोर इट्स एक्सेलरेट डाउन द रिएक्शन फोर्स आर इज लेस देन द स्टैटिक वेट एम। जो इससे फोर्स लगा रहे हैं हम इसको प्रेस करने के लिए, वो इससे क्या है, कम है। ये सिलेंडर का वेट है मान लो 2 5 kg। अब 2 kg क्या कर रहा है, ये ब्लॉक पे रखा भी हुआ है, तो ब्लॉक उस पर अपोजिट फोर्स लगा रहा है, और ये नीचे की तरफ, और एक कौन सा फोर्स लगने वाला, ग्रेविटेशनल। द नेट फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, कॉजिंग द
एक्सेलरेशन, डाउन बल लग रहा है तो वो इसके एक्सेलरेशन का कारण होगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो नेट फोर्स में से जो mg है उसमें से r को आप माइनस कर दोगे तो आपका नेट फोर्स निकल जाएगा। mg जो पूरा फोर्स लग रहा है देखो इसके द्वारा, उसमें से ये r ऊपर लगा रहा है वो माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन मिल जाएगा। न्यूटनियन टूल किट्स, क्या टूल किट्स है भाई। फर्स्ट लॉ में इन्होंने इनर्शिया के बारे में बताया, एक्सेलरेशन नेट फोर्स दोनों जीरो। सेकंड लॉ में इन्होंने मास इंटू एक्सेलरेशन बोला है, चेंज इंटू मोमेंटम बोल रखा है, ठीक है। ये लिखा भी है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज मोशन विथ सेम स्पीड एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस। थर्ड लॉ ऑफ इंटरेक्शन, एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन, जितना इधर फोर्स लगा होगा उतनी इधर लगेगा। इसमें जितना मास होगा उतना ही एक्सेलरेशन, नेट फोर्स का एक्सेलरेशन लगेगा। और बाकी दोनों साइड के रखना आपको, इनिशियल और फाइनल कंजर्वेशन रहेगा मोमेंटम में, ठीक है। जैसे ये बैलेंस हुआ तो जब दोनों इक्वल आए तब बैलेंस। बाकी सब फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत। और यहीं पे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको देखने को